हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर एस टीचर एकेडमी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इमरजेंसी प्रोविजंस, आपातकालीन उपबंध। देखिए, भारतीय संविधान का काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो हम जो इमरजेंसी हमारे भारत के अंदर कौन कौन सी इमरजेंसी लगती हैं, कौन कौन सी इमरजेंसी होती हैं, उन सारी की सारी इमरजेंसी पर हम बात करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। दोस्तों देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें इमरजेंसी कितने प्रकार की हमारे भारत में होती हैं, तो 3 प्रकार की इमरजेंसी हमारे भारत में हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 नेशनल इमरजेंसी यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल, नंबर 2 प्रेसिडेंट रूल यानी कि राष्ट्रपति शासन, और नंबर 3 फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी कि वित्तीय आपातकाल। ठीक है, 3 तरह के जो आपातकाल हमारे भारत में लगाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेशनल इमरजेंसी की, जो कि आर्टिकल 352 के अंतर्गत है, और राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 के अंतर्गत आता है, और जो वित्तीय आपातकाल है वो आर्टिकल 360। ठीक है, तो 352, 56, 360 3 तरह की हमारे आपातकाल हैं। और तीनों के जो आर्टिकल हैं, जो तीनों जो आपातकाल हैं वो किस किस आर्टिकल में रखे गए हैं, तो 352, 356, 360। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम स्पेशली बात करेंगे राष्ट्रीय आपातकाल की, यानी कि नेशनल इमरजेंसी कैसे होती है, इसका प्रभाव क्या पड़ता है, कौन कौन सी शक्तियाँ जो राज्य की हैं वो खत्म हो जाती हैं। तो सारी सारी जो चर्चा हम करने वाले हैं राष्ट्रीय आपातकाल पर। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम बात करें राष्ट्रीय आपातकाल की। तो राष्ट्रीय आपातकाल के ग्राउंड्स क्या है, यानी कि किस बेस पर जो हमारी राष्ट्रीय आपातकाल है, नेशनल इमरजेंसी है, वो किस ग्राउंड पर लगती है। तो उसके लिए ग्राउंड हमारे पास दो हैं, 3 है सॉरी। पहला है आपका एक्सटर्नल अग्रेशन यानी कि बाहरी आक्रमण, दूसरा है आपका वॉर युद्ध, और थर्ड है आपका आर्म्ड रिवेलियन सशस्त्र विद्रोह। देखिए, एक्सटर्नल एग्रेशन यानी कि बाहरी आक्रमण हमारे जो देश में राष्ट्रीय आपातकाल कब लग सकता है, जब देश पर कोई बाह्य आक्रमण हो। ठीक है, पहली चीज़। दूसरा, युद्ध की स्थिति हो। देखिए, हमारे पास पाकिस्तान इंडिया का वार हो जाए, अगर चाइना इंडिया का वार हो जाए, तो उस समय जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं। ठीक है, या फिर आर्म्ड रिवेलियन यानी कि सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह जो होता है हमारा, ये देखिए, पहला जो बाहरी आक्रमण और युद्ध, ये दोनों की दोनों जो होते हैं, ये दोनों हमारे देश की सीमा पर होते हैं। ये सीमा के बाहर के जो लोग आते हैं वहाँ पर, जैसे बाहरी आक्रमण होगा तो हमारे देश की सीमा के बाहर से आक्रमण होगा कोई हमारे देश पर, या फिर युद्ध भी होगा तब भी बाहर के देश से ही होगा, किसी न किसी बाहरी कंट्री से ही होगा। लेकिन जो हमारा थर्ड आर्म्ड रिवेलियन है, ये हमारा भारत की बाउंड्री के, भारत की सीमा के अंदर होता है। सशस्त्र विद्रोह यानी कि शस्त्र के साथ विद्रोह करने लगे, अगर कुछ समुदाय या विशेष के लोग शस्त्रों के साथ अगर विद्रोह करने लगें, तब उस केस में भी राष्ट्रपति शासन लगा राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं। ठीक है, बात अगर करें हम सशस्त्र विद्रोह की, तो सशस्त्र विद्रोह शब्द जो है, इससे पहले उसका नाम था आंतरिक अशांति, इंटरनल डिस्टरबेंस, आंतरिक अशांति। ठीक है, इस 1978 तक यही था, उसके बाद इसको चेंज किया और उसका नाम क्या किया, सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, सशस्त्र विद्रोह शब्द 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है ना, जो हमारा सशस्त्र विद्रोह शब्द है, ये 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जोड़ा गया था। अब ये जोड़ा क्यों गया? क्योंकि देखिए, आंतरिक अशांति, इतना बड़ा हमारा देश, इतना बड़ी पॉपुलेशन, जहाँ की एक घर एक अगर हम फैमिली की बात करें, तो एक फैमिली में भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी अशांति हो ही जाती है। तो इतने बड़े देश में अशांति होना स्वाभाविक है। तो इसलिए, क्योंकि इंदिरा गांधी जी ने, जो हमारी पूर्व प्रधानमंत्री रह चुकी थी, तो उन्होंने भी ये आंतरिक अशांति के बेस पर ही राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया था। ठीक है, जो कि सही नहीं था, क्योंकि हमारे इतना बड़ा देश है, कहीं ना कहीं आंतरिक अशांति कहीं ना कहीं होती रहती है। तो इसके बेस, केवल इसके बेस पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाना सही नहीं था। तो इसलिए इसको चेंज किया गया, किसने? अब ये मोरारजी देसाई जी, जब उनकी सरकार आई, तब उन्होंने ये 1978 में 44वां संविधान संशोधन करके आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह यानी कि शस्त्र के साथ विद्रोह, ये शब्द जोड़ा गया। ठीक है, चलिए, इतना
क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करें राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कैसे होती है, कब होती है। तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट ये रिकमेंड करेंगे किसको, राष्ट्रपति को। प्रधानमंत्री, पीएम एंड कैबिनेट ये रिकमेंड करेंगे, अनुशंसा करेंगे, सिफारिश करेंगे किसको, राष्ट्रपति को। अब राष्ट्रपति फिर घोषणा करेगा, ठीक है, करेंगे सॉरी। तो जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो कैसे होता है, पीएम, प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट रिकमेंड करेंगे राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति फिर अनाउंस कर देंगे कि जो है राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर देंगे, ठीक है। ठीक है, उसके बाद जब हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो अनाउंस कर देंगे राष्ट्रीय आपातकाल, तो उसके 1 महीने तक वो लागू रहेगा राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है। तो पहले जो होता है, जो जैसी घोषणा करते हैं उसके तुरंत 1 महीने तक वो राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है। उसके बाद अगर कंडीशन ऐसी है कि उसको बढ़ाना है आगे, तो संसद की विशेष बहुमत द्वारा पारित करते हैं। संसद की विशेष बहुमत द्वारा पारित होगा वो, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में। फिर उसके बाद वहाँ से पास हो जाएगा विशेष बहुमत से। विशेष बहुमत का मतलब क्या समझते हैं आप, विशेष बहुमत का मतलब होता है यानी कि जो कुल सीटें हैं लोकसभा के अंदर, तो कुल सीटों का ½ + 1, आधा, कुल सीटों का आधा +1, ये होता है आपका विशेष बहुमत, प्लस 2/3, कुल सदस्यों का 2/3, ठीक है। उसके बाद फिर ये कब तक बढ़ जाएगा, 6 महीने के लिए, यानी कि पहले जब राष्ट्रपति घोषणा करेंगे, अनाउंस करेंगे, तब 1 महीने के लिए। उसके बाद ये विशेष बहुमत द्वारा पारित करेंगे संसद में, संसद यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में। उसके बाद ये पारित हो जाएगा वहाँ से, तो 6 महीने के लिए ये बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ती है आगे बढ़ाने के लिए, फिर वही सेम प्रोसेस अपनाया जाएगा। फिर उसके बाद संसद की विशेष बहुमत द्वारा पारित करना पड़ेगा 6 महीने के बाद, फिर 6 महीने के लिए बढ़ जाएगा। यानी कि 6 महीने, 6 महीने करके ये आगे बढ़ता रहेगा राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है। कब तक बढ़ सकता है ये, तो इसका जो अधिकतम, जो मैक्सिमम सीमा है कितनी, अनिश्चित काल तक बढ़ाई जा सकती है। जो राष्ट्रीय आपातकाल है उसकी कोई सीमा नहीं है, वो 6 महीने करके बढ़ाते रहेंगे आगे को, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो अनाउंस कर देंगे प्रेसिडेंट, ठीक है। अब अनाउंस हो गया, अब उसकी समाप्ति कैसे होगी, वो उसको समाप्त कैसे किया जाएगा। अब तो चलिए बात करते हैं समाप्ति की। थोड़ा सा समाप्ति की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की समाप्ति, देखिए कैसे होगा। राष्ट्रपति को उस समय आपातकाल की घोषणा को वापस करना पड़ेगा। राष्ट्रपति को उस समय आपातकाल की घोषणा को वापस करना होगा यदि लोकसभा साधारण बहुमत से इसे समाप्त करने के लिए संकल्प पारित कर देती है। यानी कि जो लोकसभा है वो साधारण बहुमत से इसे समाप्त करने के लिए अगर संकल्प पारित कर देगी, तब राष्ट्रपति को आपातकाल वापस लेना पड़ेगा। साधारण बहुमत क्या होता है, साधारण बहुमत का मतलब होता है कि जो लोकसभा के अंदर जितने प्रेजेंट, देखिए जिस समय ये जो संकल्प अपना पारित करेंगे, तो उस समय जो प्रेजेंट टोटल जितने प्रेजेंट मेंबर होंगे, प्रेजेंट का ½ + 1, ये होता है साधारण बहुमत। और पूर्ण बहुमत कंप्लीट, जो टोटल सदस्य हैं, टोटल का ½ + 1, ये होता है पूर्ण बहुमत, ठीक है। तो इस तरीके से अगर जो हमारे लोकसभा साधारण बहुमत से इसे समाप्त करने के लिए संकल्प पारित कर देगी, तो राष्ट्रपति को इसको वापस लेना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, यदि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/10 सदस्यों द्वारा लिखित नोटिस उद्घोषणा की समाप्ति के आशय का संकल्प किसको देंगे, ये मतलब लोकसभा के जितने भी मेंबर हैं उनका 1/10 सदस्य लिखित नोटिस देंगे। किसको देंगे, अगर सेशन चल रहा होगा तो लोकसभा अध्यक्ष को देंगे, यदि सदन का सत्र चल रहा है। सेकंड केस राष्ट्रपति को देंगे, कब, यदि सदन का सत्र नहीं चल रहा है। सदन का सत्र चल रहा है यदि, तब उसको देंगे लोकसभा अध्यक्ष को।
यदि नहीं चल रहा है तो उसको देंगे राष्ट्रपति को। यानी कि जो हमारे हमने जो राष्ट्रीय आपातकाल जो लगा हुआ है भारत के अंदर, उसको अगर हटाना होगा तो लोकसभा के कुल सदस्य का 1/10 सदस्य द्वारा लिखित नोटिस दिया जाएगा। किसको? लोकसभा को, यदि सदन चल रहा है। अगर सदन नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति को देंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे आप सभी लोग। उसके बाद उस पर विचार करने के लिए राष्ट्रपति, उसके बाद जब दे देंगे उसको, तो राष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष उस पर विचार करने के लिए 14 दिनों के भीतर सदन का विशेष सत्र बुलाना होगा। यानी कि जो जैसे ही जो 1/10 लोकसभा के 1/10 मेंबर लिखित रूप से उसको दे देंगे लोकसभा स्पीकर को या राष्ट्रपति को, तो उन दोनों को 14 दिनों के अंदर एक विशेष सत्र बुलाना होगा। अब इसको एक थोड़ा सा पैराग्राफ से समझ सकते हैं हम। जैसे कि 1/10 सदस्य हैं लोकसभा के, ठीक है, 1/10 सदस्य लोकसभा के हैं। ये क्या करेंगे? विशेष सत्र को बुलाएंगे, स्पेशल सेशन होगा, बातचीत वहाँ होगी, बातचीत के बाद वहाँ वोटिंग होगी, मतदान होगा, और जैसे ही मतदान में साधारण बहुमत से अगर पास हो जाते हैं तब वो पारित अगर कर दिया जाएगा, तब राष्ट्रपति उस जो अद्वितीय आपातकाल है उसको ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारी राष्ट्रीय आपातकाल जो नेशनल इमरजेंसी है वो लगाई जाती है और इस तरीके से हटाई जाती है। ठीक है, ये आप इनके बारे में आप क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कुछ जो इफेक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव। अब जब राष्ट्रीय आपातकाल जब लगेगा तो उसका प्रभाव क्या होगा, उसका इफेक्ट क्या होगा हमारे पूरे देश पर, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो पहला बात करें प्रभाव की, पहला प्रभाव हमारा एग्जीक्यूटिव इफेक्ट, कार्यकारी प्रभाव। कार्यकारी प्रभाव में क्या आएगा हमारा? सामान्य समय में केंद्र राज्यों को केवल कुछ विषयों पर ही कार्यकारी निर्देश दे सकता है। यानी कि जो सामान्य समय, जब हमारा राष्ट्रीय आपातकाल नहीं होगा तो उस समय जो हमारा सेंटर है वो राज्यों को केवल कुछ विषयों पर ही कार्यकारी निर्देश दे सकता है। किंतु राष्ट्रीय आपातकाल के समय केंद्र को किसी राज्य को किसी भी विषय पर कार्यकारी निर्देश देने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। यानी कि किसी भी विषय पर अब वो निर्देश दे सकता है राज्य को। ठीक है, अतः राज्य सरकारें केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में हो जाती हैं। इससे हमारी एक बात क्लियर हुई कि जो राष्ट्रीय आपातकाल के समय जो राज्य सरकारें होती हैं वो केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में हो जाती हैं। यानी कि सारा का सारा जो कंट्रोल है वो किसका होता है? सेंटर का, जो सेंटर में गवर्नमेंट होती है उसका। ठीक है, दूसरा क्या होगा हमारा कि संसद की राज्य सूची के विषयों पर विधि बनाने की शक्ति। जो राज्य सूची के अंतर्गत जितने भी विषय हैं जिन पर सामान्य समय में केवल जो हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है वही कानून बनाती है उन विषयों पर, अब उन विषयों पर भी सेंटर को शक्ति मिल जाती है कानून बनाने की। ठीक है, थर्ड है आपका वित्तीय संबंधों में परिवर्तन, यानी कि चेंजेस इन फाइनेंशियल रिलेशन। उसमें क्या, इसके अकॉर्डिंग क्या है कि आपात के उद्घोषणा परिवर्तन की अवधि में राष्ट्रपति आदेश द्वारा जैसा कि वह उचित समझे अनुच्छेद 368 से अनुच्छेद 379 में उपबंधित केंद्र और राज्यों के वित्तीय संबंधों में परिवर्तन कर सकता है। यानी कि 268 से आर्टिकल 268 से आर्टिकल 279 तक जो केंद्र और राज्य के जो वित्तीय संबंध हैं उनमें परिवर्तन कर सकता है राष्ट्रीय आपातकाल के समय। ठीक है, ऐसे प्रत्येक आदेश को यथासंभव शीघ्र संसद में प्रत्येक के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है ना, चलिए यहाँ तक ये होगा। अब नेक्स्ट जो होगा हमारा क्या होगा? लोकसभा की अवधि में वृद्धि, लोकसभा की अवधि में वृद्धि, लोकसभा की अवधि में वृद्धि। देखिए, जब राष्ट्रीय आपातकाल हमारे देश में लगा हुआ होगा तो उस समय लोकसभा की अवधि में भी वृद्धि हो सकती है। कैसे? देखिए, जब आपात की उद्घोषणा परिवर्तन में है तब संसद विधि द्वारा लोकसभा की अवधि को 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। यह अवधि एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती और आपात उद्घोषणा के समाप्त हो जाने के पश्चात 6 महीने के बाद स्वयं ही समाप्त हो जाएगी। यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय यदि आप लोकसभा की अवधि को बढ़ाना चाहते हैं तो एक वर्ष के लिए बढ़ा सकते हैं आप। ठीक है, एक बार में केवल 1 वर्ष ही बढ़ा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते।
उसके बाद यदि जो जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो अगर हट जाता है, समाप्त हो जाता है, तो उसके 6 महीने के तुरंत बाद ही वो ऑटोमेटिक ही जो लोकसभा की अवधि है वो अपने आप ही 6 महीने के बाद स्वयं ही समाप्त हो जाएगी। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आपके लिए आता है कि ऐसा कौन सा प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने लोकसभा की अवधि को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया था। ठीक है, उसका जो भी आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिखिए हमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो इफेक्ट पड़ेगा हमारा राष्ट्रीय आपातकाल का वो कौन से पड़ेगा? मूल अधिकारों का निलंबन, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। जो हमारे मूल अधिकार हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, उनका वो भी हमारे सस्पेंड हो जाएंगे। ठीक है, उनका भी क्या हो जाएगा? सस्पेंशन हो जाएगा। जैसे आर्टिकल 352 आप जानते हैं क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल, युद्ध या बाहरी आक्रमण के समय। तो जैसे ही आर्टिकल 358 इम्प्लीमेंट होगा तो ये आर्टिकल 19 सस्पेंड यानी कि निलंबित हो जाएगा, और आर्म रिवेलियन में ये आर्टिकल लागू नहीं होगा। जो आर्टिकल 358 है, जो जब इसके इम्प्लीमेंटेशन का क्या है कि जिसमें आर्म रिवेलियन में ये आर्टिकल लागू नहीं होगा। आर्टिकल 19 जो कि हमारी स्वतंत्रता के बारे में जो आर्टिकल 19 है, आपको जो मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स है, उनको वीडियोस में उसकी बनाऊंगा। ठीक है, तो आप वहाँ जाकर उसको चेक कर सकते हैं। तो जो हमारे जो फंडामेंटल जो राइट्स है उनको निलंबित हो जाते हैं राष्ट्रीय आपातकाल के समय। ठीक है, और आर्टिकल 359 में क्या है? आर्टिकल 359 के अंतर्गत जो पीएम और कैबिनेट हैं वो रिकमेंड करेंगे राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति अनाउंस कर देंगे। उसके बाद उनके जो ऑल आर्टिकल हैं, जितने भी अनुच्छेद हैं, सारे के सारे क्या हो जाएंगे? सस्पेंड हो जाएंगे। ठीक है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं सारे के सारे क्या हो जाएंगे? सस्पेंड हो जाएंगे। किसके अकॉर्डिंग? आर्टिकल 359 के अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन लेकिन आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 आपातकाल में निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, अनुच्छेद 20 और 21 क्या है, इसका भी आप कमेंट बॉक्स में हमें जवाब दें। तो ये जो है आपातकाल में निलंबित नहीं किए जा सकते। यह व्यवस्था 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा जोड़ी गई थी। अब आपको पता होगा कि 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो किसने किया था? ठीक है, किसकी सरकार थी उस समय? किसकी थी? मोरारजी देसाई की। ठीक है, तो उन्होंने ही 44वां संविधान संशोधन किया था, और उसके अकॉर्डिंग उससे पहले ये आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 ये दोनों भी सस्पेंड हो जाते थे, लेकिन उसके बाद 44वां संविधान संशोधन के द्वारा इन दोनों आर्टिकल्स को निलंबित नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलिए अब बात करें इमरजेंसी हमारी कब कब लगी है। जो नेशनल इमरजेंसी है वो कब कब लगी है? पहले देखिए, 26 अक्टूबर 1962 को जब चाइना का युद्ध हुआ था, उस समय भारी आक्रमण, एक्सटर्नल एग्रेशन के जब उस समय हुआ था, तब उस समय हमारी नेशनल इमरजेंसी लगी थी। जबकि प्राइम मिनिस्टर कौन थे? फर्स्ट टाइम जो हमारे पास नेशनल इमरजेंसी हमारे देश में लगी, उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर एस राधा कृष्ण। ठीक है, कब लगी थी? 26 अक्टूबर 1962 को। ठीक है ना। और दूसरी जो नेशनल इमरजेंसी लगी थी, कब लगी थी? 3 दिसंबर 1971 को, जब पाकिस्तान से हमारा युद्ध हुआ था। ये भी एक बाहरी आक्रमण था। उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे हमारे? इंदिरा गांधी। और प्रेसिडेंट कौन थे? वी गिरी। ठीक है, तो ये यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं कि हमारे जब पहली बार भारत में जब नेशनल इमरजेंसी लगी थी, राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, तो उस समय हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर कौन था, या फिर हमारे देश का जो राष्ट्रपति था वो कौन थे, और कब लगी थी? तो ये इस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए। थर्ड आपकी जो इमरजेंसी लगी थी, नेशनल इमरजेंसी, वो लगी थी 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक। ये किस बेस पे लगी थी? आंतरिक अशांति, इंटरनल डिस्टरबेंस, जो कि किसने लगाई थी? पता होगा आपको, इंदिरा गांधी जी थी उस समय पीएम। ठीक है ना। और उस समय प्रेसिडेंट कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। तो उस समय जो हमारी प्राइम मिनिस्टर थी वो इंदिरा गांधी जी थी, और प्रेसिडेंट कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, तो ये था हमारा नेशनल इमरजेंसी के बारे में, जो भी हमने आपको डिस्कस किया। नेशनल इमरजेंसी होती क्या है, कौन इसको कैसे ये लागू होती है, कैसे
इसको समाप्त किया जाता है और कब कब ये लगी है, उसका जो इफ़ेक्ट है वो भारत पर क्या पड़ता है, तो सारा का सारा हमने जाना आज की वीडियो में। चलिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।